Hi everyone, welcome back to my channel Physiotherapy Decoded. So in today's video we are going to study about the detailed physiotherapy rehabilitation of ACL injury. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया था about the anatomy and functions of ACL, how ACL injury occurs, what are the grades of ACL and how to diagnose ACL injury. And in this video we are going to discuss about in detail the physiotherapy exercises, the protocol or the physiotherapy rehabilitation of ACL. If you want the complete detailed notes of ACL injury including everything, its definition, anatomy, functions, grades and physiotherapy rehabilitation, you can comment down below in the video and you can also message me on the Instagram. So now let's start with today's video. So physiotherapy management of ACL injury. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ACL ligaments helps in stabilization of the knee. अगर ACL इंजरी हो जाती है तो हमारा जो नी है वो ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ मूव करने लग जाता है और उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और इसमें हमने 3 ग्रेड्स पढ़े थे। ग्रेड 1 में जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो जाता है और पेशेंट को पेन एंड स्वेलिंग एक्सपीरियंस होती है, बट द लिगामेंट वो अपनी जगह पे होता है। सेकेंड ग्रेड में जो लिगामेंट है वो टियर हो जाता है पार्शियली, बट फिर भी वो नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। और ग्रेड 3 में जो लिगामेंट है वो कम्प्लीटली टॉर्न हो जाता है, डिटैच हो जाता है और ग्रेड 3 में सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। सो जो ये वाला फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है इट इज़ फॉर बोथ, फॉर पोस्ट इंजरी अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 स्प्रेन हुआ है ये उस पर भी एप्लीकेबल है, और अगर ग्रेड 3 स्प्रेन हुआ है पेशेंट को और उसने सर्जरी अंडरगो की है ACL रिकन्स्ट्रक्शन की तो ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसमें जो भी फेजेस है वो मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि जो रिहैबिलिटेशन है वो स्टेप बाय स्टेप हो। कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम पे बेनिफिट करेगी ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का डिसीजन होता है जो पेशेंट की फास्ट रिकवरी में हेल्प करता है। सो I have divided this physiotherapy rehabilitation into phases. हर फेज़ के अपने क्या क्या गोल्स हैं और आपको उस फेज़ में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करानी हैं फॉर द गुड रिकवरी ऑफ द पेशेंट। सो नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ ACL? फर्स्ट गोल इज़ टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। सबसे पहला जो गोल है वो है पेन और स्वेलिंग को कम करना। जो हमारा प्राइमरी गोल फिजियोथेरेपी का होता है वो है टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। इसमें आप पेशेंट को कह सकते हो कि आप आइसिंग करो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, और आप पेन को रिड्यूस करने के लिए मोडालिटीज़ की हेल्प भी ले सकते हो। देन इज़ रीस्टोर नी रेंज ऑफ मोशन। अब ACL का टियर हो गया है, पेशेंट को पेन होगा तो ऑब्वियसली जो नी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ड्यू टू पेन। तो हमारा एम क्या रहेगा कि जो नी का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है हम उसको रिस्टोर करें। आफ्टर दैट स्ट्रेंथन क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड हिप मसल्स। नेक्स्ट गोल इज to provide strengthening in the quadriceps, hamstrings and hip muscles like gluteal muscles. After that enhance functional movements. इसमें functional movement से मतलब है जो पेशेंट अभी नहीं कर पा रहा है पेन की वजह से, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है इंजरी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग एंड रनिंग। एंड द लास्ट वन इज़ टू प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस एंड री इंजरी। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है कि हमें रिहैबिलिटेशन करते हुए ये ध्यान रखना है कि हम उस तरीके से उसको रिकवर करें कि जो इंजरी है उसके री इंजरी होने के चांसेस कम हो और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अवॉइड हो। अब इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ACL इंजरी के बाद? पहली वाली है पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम। इसे हम PFPS भी कहते हैं। पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि पेशेंट को पटेला के फ्रंट में पेन महसूस होता है जब वो स्क्वैटिंग करता है या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग करता है आफ्टर ACL इंजरी, तो उसे हम पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम कहते हैं। आफ्टर दैट आर्थ्रोफिब्रोसिस।
आर्थ्रोफिब्रोसिस का मतलब होता है स्कारिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द टिश्यूज नियर द नी जॉइंट, दैट इज आर्थ्रोफिब्रोसिस। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है उस पेशेंट में जिसमें एसिल इंजरी हो चुकी हो, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वियर एंड टीयर हो जाता है स्ट्रक्चर में। सो these are the secondary complications of the ACL injury. Till now we have discussed the primary goals of the physiotherapy management. Now let's start with the phases and the exercises. First is phase 1, phases of rehabilitation. phase 1, जो phase 1 है उसकी ड्यूरेशन होगी 0 to 2 weeks, मतलब जब इंजरी हुई और उसके 2 हफ्ते तक इसकी ड्यूरेशन रहेगी। अब हमारे इस फेज में पर्टिकुलरली क्या क्या गोल्स रहेंगे। सबसे पहला है रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, सेकेंड वन इज रिस्टोर फुल नी एक्सटेंशन, एंड द थर्ड वन इज प्रिवेंट मसल एट्रोफी। फिजियोथेरेपिस्ट को पेन एंड स्वेलिंग के ऊपर ध्यान देना है, पेशेंट की नी एक्सटेंशन को नॉर्मली वापस लेके आना है, और किसी भी टाइप की मसल एट्रोफी को प्रिवेंट करना है। अब इसमें हम कौन कौन से एक्सरसाइजेस कराएंगे, कैसे करवाएंगे, और हम वही एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो फर्स्ट इज राइस। राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइस इज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, और ये हम पेशेंट को करने के लिए बोलेंगे 20 मिनट्स एवरी 3 hours टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड टू रिड्यूस पेन। आफ्टर दैट पैसिव एंड असिस्टेड नी एक्सटेंशन। पेशेंट को भी एसिल इंजरी हुई है तो वो एक्टिवली नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसे पैसिवली या तो फिजियोथेरेपिस्ट खुद करेगा या फिर असिस्टेड, मतलब पेशेंट को थेरेपिस्ट सपोर्ट कर रहा है मूवमेंट करने में, ठीक है। तो इसमें पैसिव एंड असिस्टेड नी एक्सटेंशन। अब इसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, हील प्रॉप्स एंड प्रोन हैंग्स। आफ्टर दैट क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे अपनी लेग को स्ट्रेट रख के अपने थाइस के मसल्स को स्क्वीज करो, वो होती है क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। उसके बाद पटेलर मोबिलाइजेशन। पटेला की मोबिलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द स्टिफनेस। आफ्टर दैट एंकल पम्प्स एंड टो रेजेस। एंकल पम्प्स एंड टो रेजेस हम सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए करवाते हैं। एंड आफ्टर दैट गेट ट्रेनिंग विद क्रचेस। पेशेंट को हम दोबारा से कैसे वॉक करना सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, ताकि जो पेशेंट का बैलेंस है वो मेंटेन रहे और जो री इंजरी या फॉल के चांसेस हैं वो कम हो। अब इस फेज़ में हमने डिस्कस किया कि हमारे गोल्स क्या हैं और हम क्या क्या एक्सरसाइजेस करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम अवॉइड क्या करेंगे, वी विल अवॉइड डीप स्क्वाट्स, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स एंड रनिंग। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्विस्टिंग मूवमेंट्स से एसिल इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है एसिल इंजरी का ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो इसमें हम पेशेंट को ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, रनिंग और डीप स्क्वाट्स अवॉइड करवाएंगे। सो दिस वॉज फेज 2, द गोल्स एंड द एक्सरसाइजेस, एंड द ड्यूरेशन ऑफ फेज 1 वॉज 0 to 2 weeks. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फेज 2। अब जो फेज़ 2 है ये स्ट्रेंथनिंग वाला फेज़ है, अर्ली स्ट्रेंथनिंग वाला फेज़ है, और इसकी ड्यूरेशन है 2 to 6 weeks। जो ये वाला फेज़ था इसमें हमारे गोल्स थे कि हम पेन एंड स्वेलिंग को प्रिवेंट करें, एक्सटेंशन को वापस लेकर आएँ और मसल एट्रोफी को प्रिवेंट करें। पर जो फेज़ 2 है वो स्ट्रेंथनिंग फेज़ है। अब आपने फेज़ 1 कवर कर लिया, आपने उसमें आइसोमेट्रिक्स कर ली, आपने उसमें एंकल पम्प्स कर लिए, टो रेजेस कर लिए। नाउ यू विल गो फॉर द स्ट्रेंथनिंग, ताकि जो एसिल इंजरी हो चुकी है वो दोबारा रीअकर ना हो और बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो। सो स्ट्रेंथनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें हमारे गोल्स है रीगेन नॉर्मल नी रेंज ऑफ मोशन, strengthen muscles around the knee and improve weight bearing ability. So these are the 3 goals of phase 2. अब इसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, हील स्लाइड्स एंड पैसिव फ्लेक्शन। और ये वाली एक्सरसाइज हम क्यों कराएंगे, टू इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन। आप पेशेंट को कहोगे कि आप सुपाइन लाइन में हैं, आपको अपना
नी बेंड करना है और आपको अपनी हील को स्लाइड करते हुए अपनी लेग को स्ट्रेट करना है। दैट इज़ हील स्लाइड्स एंड पैसिव फ्लेक्शन। पैसिव मीन्स ये जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को करा रहा है, द पेशेंट इज़ नॉट डूइंग इट एक्टिवली। आफ्टर दैट SLR। SLR इज़ स्ट्रेट लेग रेस, इसलिए इसको हम कराएंगे क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। आफ्टर दैट मिनी स्क्वाट्स। मैंने कहा था कि फ़ेज़ 1 में आपको डीप स्क्वाट्स को अवॉइड करना है, फ़ेज़ 2 में हम मिनी स्क्वाट्स कराएंगे, वो भी विद स्टेबिलिटी रोल या फिर वॉल सपोर्ट के साथ टू मेंटेन द बैलेंस। और ये हम करवाएंगे इट इम्प्रूव्स प्रोप्रियोसेप्शन, इट इम्प्रूव्स द फीलिंग ऑफ मूवमेंट। सो आफ्टर मिनी स्क्वाट्स नाउ बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग में हम पेशेंट को सिंगल लेग स्टांस करने के लिए कहेंगे ऑन अ स्टेबल सरफेस। आफ्टर दैट स्टेशनरी साइक्लिंग। स्टेशनरी साइक्लिंग helps in maintaining the joint mobility. So we will ask the patient to do stationary cycling. Now what we are going to avoid in phase 2? Jumping, running और pivoting. Any activity जो आपकी ACL पे unnecessary stress create करे और री इंजरी के चांसेस बढ़ जाएं, वो हम अवॉइड करेंगे। Now these were the exercises of phase 2. Now phase 3. जो फेज़ 2 था वो अर्ली स्ट्रेंथनिंग का फेज़ था और जो फेज़ 3 है वो एडवांस्ड स्ट्रेंथनिंग का फेज़ है। जो फेज़ 2 था उसकी ड्यूरेशन थी 2 to 6 वीक्स और जो फेज़ 3 है इसकी ड्यूरेशन है 6 to 12 वीक्स। सो नाउ द गोल्स। फर्स्ट गोल इज़ इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंड्योरेंस? एंड्योरेंस का मतलब है कि अगर पेशेंट कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसको लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके विदाउट एनी फटीग, दैट इज़ एंड्योरेंस। सो फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, improve neuromuscular control for proprioception, and after that restore functional movements. बेसिकली जो हमारा एंड गोल होता है वो यही होता है कि जो पेशेंट की फंक्शनल मूवमेंट्स है वो फिर से वापस आ जाएं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो अपने फंक्शनल मूवमेंट्स को करने में। सो इसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कराएंगे? क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस। क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस वो होती हैं व्हेन योर फुट इज़ फिक्स्ड ऑन अ स्टेबल सरफेस। In this you can do leg presses and step ups. After that lunges and squats. Theraband resistance exercises, ये हम करेंगे quadriceps और hamstrings की strengthening के लिए. After that single leg balance exercises to maintain, ताकि जो balance है patient का वो improve हो. And after that treadmill walking and swimming. This is for low impact cardio. These are low impact cardio exercises. Now this was the phase 3 जिसमें हमने पेशेंट की एडवांस स्ट्रेंथनिंग कराई। फेज़ 1 में हमने स्टेप बाय स्टेप शुरू किया, पेन एंड स्वेलिंग को कंट्रोल किया, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस स्टार्ट की, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट की। नाउ द लास्ट फेज ऑफ ACL इंजरी रिहैब इज़ फेज़ 4. इसमें रिटर्न टू स्पोर्ट्स एंड फंक्शनल मूवमेंट्स एंड इट लास्ट्स फॉर 3 to 6 months. The goals are to restore full strength, balance and endurance, prepare for sports specific training and minimize risk of re-injury. So phase 4 is the last phase. Now इसमें हम एक्सरसाइजेस कौन कौन सी कराएंगे? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, रनिंग ड्रिल्स, एजिलिटी एंड स्पीड ड्रिल्स, स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग इफ़ द पर्सन इज़ एथलीट। तो ये सारे हम एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि इंजरी की वजह से जो एक्टिविटीज़, जो टास्क पेशेंट नहीं कर पा रहा है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, वो सारे टास्क वो दोबारा से परफॉर्म करने लग जाए। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है पूरे रिहैब में कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी पेशेंट को करने के लिए नहीं बोलोगे जिससे उसके ACL पे अननेसेसरी स्ट्रेस हो, किसी भी टाइप की कोई इंस्टेबिलिटी हो या फिर री इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाए. You have to keep each and everything in your mind and then start the rehabilitation of ACL.
क्योंकि मैंने इसमें कहा कि अगर रिहैब अच्छे से नहीं होगा, अगर रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी, देन देयर आर चांसेस ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस। एंड इसमें हम पेशेंट को ये भी कह सकते हैं कि द पेशेंट कैन वेयर नी ब्रेस ऑल्सो फॉर द सपोर्ट। सो दिस वॉज द कंप्लीट फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन ऑफ ACL इंजरी। इसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि कौन से फेज़ में क्या गोल्स है, कब कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए और किस फेज़ की क्या ड्यूरेशन होती है। So if you have liked the video, please do like, share and subscribe my channel. नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।